नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल कॉन्सेप्चुअल क्लासेस में। तो आज की ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीडब्ल्यूडी एक्ट क्या है और उसको रिप्लेस करते हुए जो नया एक्ट बना आरपीडब्ल्यूडी एक्ट वो क्या है और इन दोनों के बीच में क्या अंतर है। तो आज की ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो तैयारी कर रहे हैं केबीएस पीआरटी इंटरव्यू की। ठीक है, तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और पहुंचाएं उन सभी विद्यार्थियों तक जो तैयारी कर रहे हैं केवीएस पीआरटी इंटरव्यू की। आइए बिना किसी देर के बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि आज की इस वीडियो में क्या कुछ खास होने वाला है। सबसे पहले हम समझेंगे पीडब्ल्यूडी एक्ट के बारे में जो आपका 1995 यानी 1995 में आया था। पीडब्ल्यूडी एक्ट की जब भी बात की जाती है तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पीडब्ल्यूडी का फुल फॉर्म क्या है। तो पीडब्ल्यूडी को हम कहते हैं पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट। ठीक है, पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट का मतलब क्या हुआ कि ऐसे व्यक्ति जिनके अंदर कुछ ना कुछ डिसेबिलिटीज़ हैं, कुछ ना कुछ कमियां हैं, ठीक है ना, उनको हम कहते हैं क्या कि वो पीडब्ल्यूडी एक्ट के अंतर्गत आते हैं। आइए, फोर्सेस ऑन का मतलब है कि ये कब लागू किए गए, तो ये लागू हुए हैं 7 फरवरी 1996 को। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है क्योंकि अगर आपसे पीडब्ल्यूडी एक्ट के बारे में पूछा जाएगा तो आपसे यही क्वेश्चन सबसे पहले पूछा जाएगा कि ये एक्ट कब लागू किया गया था। तो ये 7 फरवरी 1996 को पीडब्ल्यूडी एक्ट जो कि बनकर तो तैयार हो गया था 1995 में, लेकिन लागू हुआ है 7 फरवरी 1996 में। ठीक है, इनमें कुल कितने डिसेबिलिटीज़ की बात की गई है, तो इनमें कुल 7 डिसेबिलिटीज़ की बात की गई है। ठीक है, उनकी भी हम चर्चा करेंगे कि वो 7 डिसेबिलिटीज़ क्या क्या है। बाकी आगे हम देखते हैं कि इसमें जो बात की गई है रिजर्वेशन की, तो वो रिजर्वेशन आप देख सकते हैं कि 3% रिजर्वेशन आपको दिया जाएगा एवरी वर्क प्लेस, यानी कुछ भी स्थान हो, कोई भी स्थान हो, चाहे वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन हो चाहे वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हो। ठीक है, हर एक जगह पर जो भी आपको रिजर्वेशन दिया जाएगा वो 3% का रिजर्वेशन होगा। इससे अधिक और इससे कम रिजर्वेशन आपको नहीं दिया जाएगा जो आपके पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, 7 डिसेबिलिटीज इसमें बताई गई थी। ठीक है, और आगे देखें तो आगे इसमें हम लोग 7 डिसेबिलिटीज़ जो इसके अंतर्गत बताई गई हैं उनके बारे में हम बात करने वाले हैं कि जो पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 आया था तो उसमें कौन कौन सी 7 डिसेबिलिटीज़ आपको बताई गई थी। तो जैसे पहला आप देख पा रहे होंगे ब्लाइंडनेस। ठीक है, तो ब्लाइंडनेस जो है यानी जो देखने में सक्षम नहीं है, बिल्कुल भी देख नहीं सकते हैं, उनको भी 7 डिसेबिलिटीज़ के अंतर्गत रखा गया। और जो लो विजन वाले हैं यानी जिनकी आईसाइट जो है जो बहुत ही कम है, ठीक है, तो उनको लो विजन वाले कहते हैं। तो लो विजन वाले भी डिसेबिलिटीज़ के अंतर्गत आते हैं, ब्लाइंडनेस वाले भी आते हैं। हियरिंग इम्पेयरमेंट का मतलब होता है कि जो बिल्कुल सुन नहीं सकते हैं, ठीक है, उनको हम लोग कहाँ पे रखेंगे, हियरिंग इम्पेयरमेंट में रखे गए हैं, यानी कि ये 7 डिसेबिलिटीज़ में से एक डिसेबिलिटीज़ आपकी पीडब्ल्यूडी एक्ट के अंतर्गत आती है। लोकोमोटर डिसेबिलिटीज़ वो होती हैं जिनकी मसल्स में प्रॉब्लम होती है, यानी जिनको चलने फिरने दौड़ने भागने इन सभी में समस्याएं आती हैं। जो व्हील चेयर बाउंड बच्चा होता है वो लोकोमोटर डिसेबिलिटीज़ के अंतर्गत आता है। इसके बाद लेप्रोसी क्योर्ड का मतलब क्या होता है कि लेप्रोसी एक ऐसी बीमारी है, ठीक है, एक जो होती है जो परमानेंट लेप्रोसी हो जाती है, एक जो होती है क्योर्ड हो सकती है। तो जो लेप्रोसी क्योर्ड हो जाती है यानी जिसको हम लोग सही कर सकते हैं वो डिसेबिलिटीज़ भी इस किस में रखी गई है, पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 के अंतर्गत रखी गई है। मेंटल रिटार्डेशन जो आपकी दिमाग से संबंधित बीमारी है, ठीक है, ये आपकी जो है 7 डिसेबिलिटीज़ का ही पार्ट है। और एक मेंटल इलनेस जैसे सीजोफ्रेनिया है, ये अपने आप में क्या है, एक मेंटल इलनेस है, मेंटल बीमारी है जो किसी ना किसी दिमाग में कोई ना कोई केमिकल वो प्रोसेस की वजह से क्या हो जाती है, वो बीमारी आ जाती है और फिर वो आपकी निरंतर क्या होती है, पैतृक यानी पैटर्नल चलती रहती है। ठीक है, वो आपकी इनहेरिट हो जाती है बीमारियां। तो कुछ बीमारियां ऐसी भी होती हैं जो अगर आपने एक बार गेन कर ली ना तो वो लगातार फिर आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती चली जाएंगी। ठीक है, फिर चौथी पांचवी पीढ़ी में जाकर वो बीमारियां क्या होगा, उनका असर कम होता चला जाएगा। ठीक है, जैसे आप सभी जानते हैं कि जो वर्णांधता होती है वो हमें बच्चे को माँ से मिलती है और जो होता है वो पैतृक बीमारी होती है। तो ये आपकी जो हो गई है पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 का जो 7 डिसेबिलिटीज़ के बारे में बात की गई है उनमें आपकी ब्लाइंडनेस आती है, लो विजन आती है, हियरिंग इम्पेयरमेंट आती है, लोकोमोटर डिसेबिलिटीज़, लेप्रोसी क्योर्ड, मेंटल रिटार्डेशन और मेंटल इलनेस। तो इनमें कुल 7 डिसेबिलिटीज़ की बात की गई है जो आपका पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 आया था। ये कब आया था, तो 7 फरवरी 1996 में ये लागू हुआ था। कितने परसेंट रिजर्वेशन की बात की गई है, तो 3% रिजर्वेशन की बात की गई है। कितनी डिसेबिलिटीज़ की बात की गई है, तो 7 डिसेबिलिटीज़ की बात की गई है। आगे देखिए,
आगे हम लोग अब समझेंगे आरपीडब्ल्यूडी एक्ट क्यों लाया गया, मतलब पीडब्ल्यूडी एक्ट में ऐसी क्या खामियां थी जिसके अंतर्गत आरपीडब्ल्यूडी एक्ट लाया गया। तो जो खामियां थी उनको हम समझेंगे कहाँ पर, जो इनके बीच का मेन डिफरेंस है वहाँ पे हम समझेंगे कि पीडब्ल्यूडी एक्ट की जगह पे आरपीडब्ल्यूडी एक्ट की जरूरत क्यों पड़ी। देखिए जब भी कोई नया एक्ट आता है तो पीछे वाले एक्ट को पूरी खत्म करके नहीं आता है, बल्कि उसमें सुधार के रूप में लाया जाता है कि जो कमियां वहाँ रह गई उन कमियों को पूरा करने के लिए हम दोबारा से एक नया एक्ट लेके आते हैं। लेकिन पिछला वाला एक्ट पूरी तरीके से खत्म नहीं होता है, बल्कि उसमें कुछ ना कुछ एडिशनल चीज़ें अगले एक्ट के जरिए ऐड कर दी जाती हैं। इसलिए पीडब्ल्यूडी एक्ट के बारे में भी आपको पता होना चाहिए और फिर आरपीडब्ल्यूडी एक्ट जो 2016 में आया है वो भी पता होना चाहिए। चाहे देखिए पीडब्ल्यूडी एक्ट हो चाहे आरपीडब्ल्यूडी एक्ट हो, दोनों ही जो हैं वो किस मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं, तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ठीक है, इस मंत्रालय के अंतर्गत ये आपके आते हैं, ठीक है, सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट के अंतर्गत। ड्राफ्ट जो हुआ था आरपीडब्ल्यूडी एक्ट का ये 2011 में ही बनकर तैयार हो गया था, लेकिन इसको जो इंट्रोड्यूस किया गया है पार्लियामेंट में वो 7 फरवरी 2014 को किया गया है, ठीक है। 7 फरवरी, देखो आप याद रखेंगे 7 फरवरी 1996 में पीडब्ल्यूडी एक्ट लागू हो चुका था, लेकिन 7 फरवरी 2014 को इसको आरपीडब्ल्यूडी एक्ट को क्या किया गया, पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया गया। लेकिन उस समय कोई ना कोई कमी रही, कुछ ना कुछ खामियां रही, जिस वजह से ये पारित नहीं हो पाया, पास नहीं हो पाया। राज्यसभा में ये पास कब हुआ है, 14 दिसंबर 2016 को। 14 दिसंबर 2016 को सबसे पहले ये राज्यसभा में पास किया गया। इसके बाद 16 दिसंबर 2016 को इसको लोकसभा में पास कर दिया गया। आपको पता है कोई भी विधेयक कानून कब बनता है, जब वह दोनों सदनों से पूर्ण बहुमत से पास हो जाए। उसके बाद फिर क्या हो कि उसके बाद फिर ये जो है आपका जब राष्ट्रपति इस पर हस्ताक्षर कर देते हैं उसके बाद ही ये विधेयक कानून बन पाता है, ठीक है। तो पास हो गया है, पास के बाद जब राष्ट्रपति ने इस पर हस्ताक्षर कर दी तो ये कानून क्या बन गया, विधेयक जो है वो कानून बन गया, ठीक है। 2/3 बहुमत की यहाँ पे आवश्यकता होती है। इसके बाद देख लीजिए कि असेंटेड टू क्या मतलब हुआ, तो इसका मतलब हुआ कि असेंटेड टू का मतलब हुआ कि अब राष्ट्रपति ने जब इस पे हस्ताक्षर किया है तो वो डेट है 27 दिसंबर 2016। 27 दिसंबर 2016 को यह वो डेट है जिस समय ये विधेयक जो है आरपीडब्ल्यूडी एक्ट जो है वो अब कानून बन चुका था, ठीक है। और कमेंडेंट की बात होती है तो कमेंस्ड की बात जब की जाती है, यानी ये लागू कब हुआ है, तो 15 जून 2017 यह वो डेट है जिस दिन ये लागू हुआ है। ये इंपॉर्टेंट डेट आपके लिए है, एक जो लोकसभा में पास हुई, एक जो राज्यसभा में कब पास हुआ और एक जो आपका लागू कब हुआ। तो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट जो 2016 का है वो आपका लागू होने वाली डेट जो है वो 15 जून 2017 है। This act was passed to fulfill the obligation of India to UNCPRD यानी यूनाइटेड नेशन कॉन्वेंशन राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट, ठीक है। तो यानी कि ये यूएनसीआरपीडी के द्वारा जो यूनाइटेड नेशन ने इसमें सीधा हस्तक्षेप किया था, तो उसकी फुल जो नीड्स थी इंडिया में फुलफिल करने के लिए इस एक्ट को लाया गया था। राइट टू एजुकेशन का मतलब क्या है, देखिए आपको पता है कि हमें कुछ ना कुछ राइट्स दिए गए हैं, जैसे उन्हीं में से एक जो हमारा मूल अधिकार है वो राइट टू एजुकेशन है, ठीक है। राइट टू एजुकेशन को 2002 में आपको 86 में संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में जोड़ा गया था, ठीक है। इसके अंतर्गत आप सभी जानते हैं कि फ्री एजुकेशन दी जाती है, लेकिन वह फ्री एजुकेशन का जो एज है, जो एज आपका दिया गया है वो 6 से 14 वर्ष का दिया गया है, लेकिन वो जो 6 से 14 वर्ष का जो एज है वो नॉर्मल बच्चों के लिए है, ठीक है। जो पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट के बच्चे आते हैं, जो डिसेबिलिटी वाले बच्चे होते हैं, उनके लिए आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के तहत जो राइट दिया गया है एजुकेशन का, वो राइट दिया गया है 6 से 18 वर्ष, ठीक है। 6 से 18 वर्ष याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपसे अगर ये पूछा गया कि जो पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट वाले बच्चे हैं, पीडब्ल्यूडी एक्ट वाले बच्चे हैं, उनको क्या राइट दिया गया है एजुकेशन में, कितनी उम्र तक राइट दिया गया है, तो 6 से 18 वर्ष का राइट दिया गया है। यहाँ इस एक्ट में डिसेबिलिटीज़ की जो बात की गई है वो 21 यानी कि 21 डिसेबिलिटीज़ हैं। तो देखिए सबसे मेजर डिफरेंस जो पीडब्ल्यूडी एक्ट और आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में है वो यही है, एक तो यहाँ पे राइट दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे एक्ट में जब आप देख रहे हैं तो वहाँ पीडब्ल्यूडी एक्ट है या आरपीडब्ल्यूडी एक्ट है, आर का मतलब राइट, तो यहाँ पे अधिकारों की बात की गई है। और दूसरा है कि वहाँ पे 7 डिसेबिलिटीज़ थी, यहाँ पे 21 डिसेबिलिटीज़ हैं, ठीक है। अब ये 21 डिसेबिलिटीज़ क्या है इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के बारे में और क्या क्या नई नई चीज़ें जो ऐड की गई इसमें उनको भी हम लोग देख लेते हैं। इसमें देखिए सबसे पहली बात तो सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पे हर एक डिसेबिलिटीज़ की पूरी तरीके से डिफाइन किया गया है। वहाँ पे जो भी डिसेबिलिटीज़ दी गई थी उनको अच्छी तरीके से डिफाइन नहीं किया गया था। यहाँ पे उन डिसेबिलिटीज़ को अच्छी तरीके से परिभाषित किया गया है जिससे कि कोई भी कन्फ्यूज़न, ठीक है, ना रहे। ऐसे यहाँ पे देखिए कि एनी पर्सन विद 40% ऑफ एनी
40% ऑफ एनी ऑफ द डिसेबिलिटीज़ इज डिफाइंड एज द डिसेबल। यहाँ पे बताया गया कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसके अंदर 40% की वो डिसेबिलिटीज़ अगर होती है, 40% की अगर वो डिसेबिलिटीज़ पाई जाती है, तो हम उसको कहेंगे कि ये बच्चा डिसेबल बच्चा है। ठीक है, दिस एक्ट प्रोवाइड्स इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ टू ऑल द पर्सनस विद डिसेबिलिटी इन इंडिया। मतलब यहाँ पे देख लीजिए, सबसे बड़ी बात ये की गई है कि इस एक्ट के जरिए, इस एक्ट को लाने का मतलब क्या था कि हम राइट देंगे, बच्चों को अधिकार देंगे कि वह भी उनको की क्या हो, इक्वल अपॉर्चुनिटी, यानी कि समानताएं मिलें। ऐसा ना हो कि सब जितने भी अफसर हैं वो ये नहीं है कि नॉर्मल बच्चों को ही दिए जाएँ। देखिए, पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट के बच्चे ऐसा नहीं है कि वह सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, आगे नहीं बढ़ सकते हैं, ठीक है, वो अपनी क्षमता के अनुसार जितना भी कर सकते हैं वो उनको उनकी क्षमता के अनुसार इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी जाएं, उनके साथ भी कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो दिस एक्ट, ये जो एक्ट है आरपीडब्ल्यूडी एक्ट का, ये भी आपको प्रोवाइड करता है इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू ऑल द पर्सन विद डिसेबिलिटी इन इंडिया। ठीक है, तो समान अवसर की बात ये करता है। रिजर्वेशन इन हायर एजुकेशन, इसमें जो देखिए रिजर्वेशन को कैटेगराइज किया गया है, वहाँ पे सिर्फ बोला गया है कि कोई भी सेक्टर हो वहाँ पे आपको 3% ही रिजर्वेशन दिया जाएगा। ये बात थी पीडब्ल्यूडी एक्ट की, जो 1995 की बात थी। ठीक है, लेकिन आरपीडब्ल्यूडी एक्ट जो 2016 में आया था, इसमें साफ साफ कहा गया था कि जो रिजर्वेशन होगा हायर एजुकेशन में वो नॉट लेस देन 5%, यानी कि हायर एजुकेशन में 5% से कम आप रिजर्वेशन नहीं कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे रिजर्वेशन की बात करेंगे गवर्नमेंट जॉब में, तो गवर्नमेंट जॉब में अगर आप देखेंगे तो नॉट लेस देन 4%, 4% से कम आप गवर्नमेंट जॉब में भी रिजर्वेशन इनका नहीं करेंगे। और रिजर्वेशन इन एलोकेशन ऑफ लैंड्स, देखिए सरकार के द्वारा कई तरह की भूमि आवंटन योजनाएं चलाई जाती हैं। ठीक है, जो गरीब हैं और दलित हैं, ऐसे तरीके के लोगों को क्या किया जाता है, भूमि आवंटित की जाती है। तो उस स्थिति में भी अगर कोई डिसेबल्ड व्यक्ति है तो उसको 5% ऑफ अलॉटमेंट, यानी कि उसको रिजर्वेशन दिया जाएगा 5% का। ठीक है, तो भूमि आवंटन के समय पे जो रिजर्वेशन है डिसेबल्ड व्यक्तियों का, वो 5% का अलॉटमेंट इनको रिजर्व किया जाता है। तो आपको यहाँ पे 3 डिफरेंट कैटेगरीज में रिजर्वेशन की बात की गई है। गवर्नमेंट जॉब में नॉट लेस देन 4%, ठीक है, एलोकेशन ऑफ लैंड में नॉट लेस देन 5%, ठीक है, और आपका जो हायर एजुकेशन है उसमें भी 5% की बात की गई है। एनी पर्सन हु वायलेट्स द प्रोविजंस एनी रूल रेगुलेशन ऑफ दिस एक्ट ही शैल बी पनिशेबल विद कस्टडी अप टू 6 मंथ या अ फाइन ऑफ 10,000 या बोथ। मतलब यहाँ समझिए, इसमें ये साफ साफ लिखा हुआ है कि यदि कोई व्यक्ति ऐसा पाया गया जो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के लिखे हुए प्रावधानों में, उनके नियमों में, उनके रेगुलेशंस में कुछ भी वॉयलेट करता है, उनका उल्लंघन करता है, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को 6 महीने की सज़ा होगी या 10,000 का जुर्माना होगा या फिर दोनों ही कंडीशन हो सकती है। ये डिपेंड करेगा कि उसने किस तरीके का वायलेशन किया है। अगर उसका वायलेशन बहुत हाई लेवल का मतलब क्या हुआ कि बहुत ही ऐसा वायलेशन है जिसको आप निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो उस स्थिति में आप ये भी हो सकता है कि कोर्ट उसको 6 महीने की सज़ा के साथ साथ 10,000 का फाइन भी लगा दे। बाकी इन दोनों में से कोई एक भी हो सकता है कि या तो सिर्फ 10,000 रुपये का फाइन या 6 महीने की जेल। क्लियर है इतनी बात। इसके बाद देखिए आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 में और भी कुछ बात की गई हैं जो आपके लिए जाननी बहुत ज़रूरी है। जैसे फॉर एनी कॉन्सिक्वेंस वायलेशन कस्टडी अप टू 2 ईयर्स, ठीक है, या अ फाइन ऑफ 50,000 टू ₹5 लाख कैन बी अवार्डेड। मतलब यहाँ पे ये कहा गया है कि किसी भी वायलेशन के अनुसार, मतलब अगर कोई वायलेशन आप करते हैं तो ऐसी स्थिति में आपको 2 साल की सज़ा है या फिर 50,000 रुपये का फ़ाइन है या फिर 5 लाख रुपए का भी फ़ाइन आपका बढ़ा के किया जा सकता है। ये डिपेंड करेगा कि आपने किस तरीके का वायलेशन किया है, ठीक है ना। तो अगर आपका वायलेशन मतलब बहुत ऐसा है कि उसको निगलेक्ट नहीं किया जा सकता है, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में आपका जो सज़ा है वो बढ़ती जाएगी, फ़ाइन भी है वो बढ़ता जाएगा। उस सभी के बारे में यहाँ पे बात की गई है। Whoever purposefully insult or threaten a person with disability or sexually exploits a woman or child with disability shall be punishable with imprisonment between 6 months to 5 years and fine। मतलब ऐसे व्यक्ति जो पर्पसफुली का मतलब हुआ कि जानबूझकर इंसल्ट करते हैं, थ्रेटन का मतलब है उन्हें धमकाते हैं, और
ऐसे व्यक्ति जो डिसेबल्ड हैं, ऐसी महिलाएं या फिर ऐसे बच्चों जिनके साथ वो क्या करते हैं, सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करने का कोशिश करते हैं या प्रयास करते हैं या करते हैं, तो ऐसी स्थिति में उनको जो है वो 6 महीने की कम से कम सज़ा है या फिर 5 वर्ष की सज़ा और फाइन भी है। ठीक है, तो वो उनकी डिपेंड करेगा कि उन्होंने किस तरीके का वायलेशन वहाँ पे किया है। ठीक है, तो ये आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में सज़ा की बात की गई है। इसके बाद देखिए स्पेशल कोर्ट्स, अब ये सजाएं जो हैं वो देगा कौन, तो इसके लिए स्पेशल कोर्ट्स डिज़ाइन की गई हैं। स्पेशल कोर्ट विल बी डेजिग्नेटेड इन ईच डिस्ट्रिक्ट, प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में, प्रत्येक जिले में स्पेशल कोर्ट्स इनके लिए लाई गई हैं, जिससे कि वो इस तरीके के केस को हैंडल कर सकें। ठीक है, कंसर्न कर सकें वायलेटिंग ऑफ राइट्स ऑफ पीडब्ल्यूडीज, मतलब जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट है, इनके जो आरपीडब्ल्यूडी के तहत जो उनको राइट्स दिए गए हैं, इन राइट्स को कोई भी व्यक्ति अगर उनका उल्लंघन करता है तो ऐसी स्थिति में उनकी सज़ा को, उनकी बात को सुनने के लिए स्पेशल कोर्ट्स हर एक डिस्ट्रिक्ट में बनाई गई हैं। ठीक है, डिसेबिलिटी हैज़ बीन डिफाइंड बेस्ड ऑन अ ग्रोइंग एंड डायनामिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अभी तक जो था डिसेबिलिटी डिफाइन नहीं की गई थी पीडब्ल्यूडी एक्ट में, वेल डिफाइंड नहीं थी, लेकिन आरपीडब्ल्यूडी में एक्ट में डिसेबिलिटी को पूरी तरीके से डिफाइन किया गया है। ठीक है, ये भी कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति 40% तक उसके अंदर वो डिसेबिलिटी पाई जाती है तभी हम कहेंगे कि वो डिसेबल्ड बच्चा है। ठीक है, दिस एक्ट हैज रिप्लेस्ड द पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 1995। तो ये आपको पता ही है कि जो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 है, इसने पिछले वाले एक्ट को ख़त्म नहीं किया है बल्कि रिप्लेस्ड किया है। ठीक है, रिप्लेस्ड किया है, पीडब्ल्यूडी एक्ट की जगह पे ये एक्ट लाया गया आरपीडब्ल्यूडी एक्ट, जिसमें कुछ नए नए राइट्स की बात की गई, डिसेबिलिटीज़ की बात की गई। ठीक है, कुछ नए नए प्रावधानों को जोड़ा गया इसके अंतर्गत। इसके बाद यहाँ पे देख लीजिए, अगर हम लोग बात करें कि आखिर पीडब्ल्यूडी एक्ट और आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के बीच में अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है, तो इन दोनों के बीच के अंतर की अगर हम लोग बात करें तो देखिए एक एक एक्ट के बारे में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए कि पीडब्ल्यूडी एक्ट जो हमसे कहता है वो कहता है कि इट इज़ अ मेडिकल मॉडल और इट इज़ चैरिटी बेस्ड, मतलब यहाँ पे बात की गई है तो ये मेडिकल मॉडल है, जबकि आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में ये मेडिकल प्लस सोशल मॉडल है। ठीक है, तो सबसे बड़ा अंतर तो यही है कि यहाँ पे सोशल टर्म जोड़ा गया है। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 में मेडिकल के साथ साथ सोशल टर्म जोड़ा गया है, जबकि पीडब्ल्यूडी एक्ट में सिर्फ मेडिकल मॉडल की ही बात की गई है। इसके बाद देखिए जो आपका आरपीडब्ल्यूडी एक्ट है, ये एक एक्ट के साथ साथ वो क्या है, राइट भी है, मतलब ये अधिकार दिया गया है इस एक्ट के तहत। जो डिसेबल्ड बच्चे हैं, डिसेबल्ड पर्सन है, उनको कुछ अधिकार दिए गए हैं इस एक्ट के तहत। ठीक है, इट वाज एप्लीकेबल इन होल इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर है, जो था वो जम्मू कश्मीर में लागू नहीं हुआ था, उसको छोड़कर सारे देश में वो लागू कर दिया गया था। लेकिन जो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 आया है, इसको एप्लीकेबल किया गया होल इंडिया, पूरी इंडिया, यानी कि इसमें जम्मू कश्मीर को भी शामिल किया गया। 7 डिसेबिलिटीज़ वर मेंशन इन दिस एक्ट, इस एक्ट के अंतर्गत 7 डिसेबिलिटीज़ को मेंशन किया गया है। लेकिन यहाँ पे अगर आप बात करें तो द नंबर ऑफ डिसेबिलिटीज़ इंक्रीज्ड फ्रॉम क्या किया गया है 7 to 21। ये आपको पता ही है, अभी हम लोगों ने बात की थी कि यहाँ पे जो डिसेबिलिटीज़ हैं वो 7 से बढ़ाकर 21 कर दी गई हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डिसेबिलिटी 7 से बढ़ाकर 21 कर दी गई है, जबकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कितनी थी, 7 डिसेबिलिटीज़ ही यहाँ पे मेंशन थी। तो द नंबर ऑफ डिसेबिलिटीज़ इंक्रीज फ्रॉम 7 to 21 अंडर दिस एक्ट, इस एक्ट के अंतर्गत 7 से बढ़ाकर 21 क्या कर दी गई, डिसेबिलिटीज़ कर दी गई, जबकि पीडब्ल्यूडी एक्ट में जो डिसेबिलिटीज़ थी वो केवल और केवल 7 डिसेबिलिटीज़ यहाँ पर थी। इसके बाद देख लीजिए, यहाँ पे साफ साफ बोला गया कि डेफिनेशंस जो हैं वर नॉट वेल डिफाइंड। ठीक है, पीडब्ल्यूडी एक्ट में जो डेफिनेशंस हैं डिसेबिलिटी की वो अच्छी तरीके से डिफाइंड नहीं है, जबकि यहाँ पर वेल डिफाइंड है। क्या है, यहाँ पर पूरी तरीके से वेल डिफाइंड आपको डेफिनेशन दी गई है। द डेफिनेशन ऑफ मेंटल इलनेस इज नैरो, यहाँ पर जो मेंटल इलनेस की जो डेफिनेशन है वो भी क्या है, नैरो है। और ब्रॉडर डेफिनेशन ऑफ मेंटल इलनेस, यहाँ पर नैरो है, यानी बिल्कुल ही तरीके से डिफाइन नहीं किया गया है, लेकिन यहाँ पर ब्रॉडर डेफिनेशंस दी गई है, यानी पूरी अच्छी तरीके से मेंटल इलनेस क्या है, ठीक है, किस तरीके से डिफाइन करना है, पूरी तरीके से डिफाइन किया गया है। ओनली फ्यू राइट्स, यहाँ पर बच्चों को कुछ ही राइट्स दिए गए हैं। ठीक है, जबकि यहाँ पर क्या किया गया है, राइट्स आर मेंशन विद स्पेशल मेंशन ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन। ठीक है, तो वुमेन के लिए और चिल्ड्रन के लिए स्पेशल मेंशन किए गए कि इनके लिए क्या क्या राइट्स यहाँ पर दिए जाएंगे। तो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में पूरी तरीके से वेल स्ट्रक्चर है, जबकि पीडब्ल्यूडी एक्ट में कुछ कमियां रह गई थी, इसीलिए तो आरपीडब्ल्यू एक्ट की ज़रूरत पड़ी। अगर पीडब्ल्यूडी एक्ट में कुछ कमियां ना रहती तो रिप्लेस करने के लिए हम लोग आरपीडब्ल्यूडी एक्ट नहीं बनाते, इसीलिए लाया गया, क्योंकि यहाँ पे कुछ राइट्स की बात की गई और राइट्स में भी स्पेशली मेंशन किया गया कि वुमेन और चिल्ड्रन के बारे में।
इसके बाद देख लीजिए यहाँ पे रिजर्वेशन आपने देखा था कि कितना था, 3% रिजर्वेशन था एवरी वर्क प्लेस पे, जबकि यहाँ पे 5% रिजर्वेशन की बात की गई है मैक्सिमम, कहाँ पे, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में। नो चैप्टर और ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज़, यहाँ पे किसी भी चैप्टर में ऑफेंसेस यानी और पेनल्टीज़ के बारे में बात नहीं की गई है। जबकि आपने अभी देखा था कि हम लोगों ने 10,000 रुपये का जुर्माना, 50,000 और 5 लाख तक का जुर्माना और 5 साल तक की सज़ा जो है वो RPWD एक्ट में पड़ी थी, जबकि PWD एक्ट में ऐसा कुछ भी ऑफेंसेस और पेनल्टी के लिए कोई भी चैप्टर जोड़ा नहीं गया था। चैप्टर ऑन ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज मेंशन, इसके अंतर्गत देखिए इसमें जो चैप्टर्स है इसके अंतर्गत पेनल्टीज और ऑफेंसेस को मेंशन किया गया है जो हम लोगों ने देखे थे। दिस एक्ट कंटेन्स 14 चैप्टर, जो आपका PWD एक्ट था इसके अंतर्गत कुल 14 चैप्टर रखे गए थे, जबकि RPWD एक्ट में कुल 17 चैप्टर्स ऐसे रखे गए थे। क्लियर है इतनी बात? तो RPWD एक्ट में 17 चैप्टर्स रखे गए थे, जबकि PWD एक्ट में कितने चैप्टर थे, 14 चैप्टर थे। तो ये भी एक डिफरेंस है, ठीक है। PWD एक्ट में मैक्सिमम रिजर्वेशन 3% का था, जबकि RPWD एक्ट में मैक्सिमम रिजर्वेशन 5% का था। क्लियर है इतनी बात? इसके बाद देख लीजिए अगर हम लोग 21 डिसेबिलिटीज़ जो बताई गई हैं तो इनमें 7 डिसेबिलिटीज़ तो वो हैं ही हैं जो आपकी PWD एक्ट में थी, लेकिन इसके अंतर्गत और भी डिसेबिलिटीज़ जोड़ी गई हैं तो उनको भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ब्लाइंडनेस को आपने समझा कि ये ब्लाइंडनेस क्या है। ब्लाइंडनेस इसमें वहाँ पर भी थी और यहाँ पर भी है। लो विज़न वहाँ पर भी थी, यहाँ पर भी है। लेप्रोसी क्योर्ड पर्सन वहाँ पर भी थी, यहाँ पर भी है। हियरिंग इम्पेयरमेंट वहाँ पर भी था, यहाँ पर भी है। हियरिंग इम्पेयरमेंट में आप देख पा रहे होंगे डेफ एंड हार्ड ऑफ हियरिंग, मतलब ऐसे व्यक्ति जो बिल्कुल ही सुन नहीं सकते हैं, बहरे हैं, डेफ है, और उसके बाद साथ हार्ड ऑफ हियरिंग यानी जिनको सुनना भी बहुत कठिन है, बहुत ऊंचा सुनाई देता है, तो हार्ड ऑफ हियरिंग है। लोकोमोटर डिसेबिलिटीज़ है, ठीक है, जिनको चलने फिरने में समस्या होती है। ड्वार्फिज्म है। ड्वार्फिज्म का मतलब हुआ कि जो बौने लोग हैं, बौनेपन को भी यहाँ पे शामिल किया गया है। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ माइंड से जुड़ी हुई बीमारी है। मेंटल इलनेस ये भी माइंड से जुड़ी हुई बीमारी है। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ठीक है। सेरेब्रल पाल्सी भी क्या होती है, माइंड से जुड़ी हुई बीमारी होती है, ठीक है। और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी ये मसल्स से जुड़ी हुई बीमारी है। क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन, न्यूरोलॉजिकल का मतलब क्या होगा, न्यूरॉन कहाँ होते हैं, न्यूरॉन हमारे माइंड में होते हैं, तो ये भी माइंड से जुड़ी बीमारी है। और स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज़ ये भी किसके अंतर्गत आती है, आपकी RPWD एक्ट की जो 21 डिसेबिलिटीज़ हैं उनके अंतर्गत आती हैं। बाकी और भी देख लेते हैं, जैसे आपकी मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, ठीक है। स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटीज़ है। थैलेसीमिया है जो खून से जुड़ी हुई बीमारी है। हीमोफीलिया है, ये भी खून से जुड़ी हुई बीमारी है। हीमोफीलिया में आप जानते हैं कि खून जो है आपका ब्लड क्लॉट नहीं होता है, ठीक है। सिकल सेल डिसीज़ जो होती है इसमें RBC जो होती है वो वेल स्ट्रक्चर्ड नहीं होती हैं। और उसके बाद मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ है जिसके अंतर्गत आपकी डेफ और ब्लाइंडनेस को भी इसमें शामिल किया गया है। इसके बाद देख लीजिए पार्किंसंस डिसीज़ है। पार्किंसंस डिसीज़ के बाद एसिड अटैक विक्टिम है। तो एसिड अटैक विक्टिम ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको जो शामिल किया गया है 21 डिसेबिलिटीज़ में शामिल किया गया है कि ऐसे बच्चे जिन पर एसिड अटैक हो जाता है, तो एसिड अटैक वाले बच्चों को भी इस RPWD एक्ट 2016 के अंतर्गत 21 डिसेबिलिटीज़ में शामिल किया गया है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में जो हम लोगों ने बात की है वो RPWD एक्ट 2016 क्या है, साथ ही साथ PWD एक्ट 1995 में जो आया था उसमें क्या कमियां रह गई थी, इन दोनों के बीच में क्या अंतर है, इन सभी चीज़ों को आज हम लोगों ने समझा। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी VSPRT के इंटरव्यू के लिए, तो इसको देखना ना भूलिएगा। अपने कमेंट्स के माध्यम से अपना जो सुझाव है वो शेयर जरूर कीजिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और पहुँचाइए उन सभी विद्यार्थियों तक जो तैयारी कर रहे हैं VSPRT इंटरव्यू की। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।